दहेज न लाने वाली बहू। गांव के बाहर बने बड़े से मकान में आज फिर सन्नाटा था। ये वही घर था जहां कभी शहनाइयों की आवाज गूंजी थी, जहां आरती की थाली सजी थी और जहां बहू के स्वागत में फूलों की वर्षा हुई थी। लेकिन उस सब को हुए अभी केवल 6 महीने ही बीते थे और घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अनिता इस घर की बहू थी, सीधी सादी, पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान से भरी हुई। उसकी शादी रमेश से बड़े सादे ढंग से हुई थी। अनिता के पिता एक ईमानदार क्लर्क थे। उन्होंने साफ कह दिया था, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, संस्कारवान है, पर मैं दहेज नहीं दूंगा। रमेश ने भी उस समय उसका साथ दिया था। उसने कहा था कि उसे दहेज नहीं, जीवनसाथी चाहिए। शादी हो गई और अनिता ससुराल आ गई। शुरुआत के कुछ दिन ठीक ठाक रहे। सास शारदा देवी बाहर से मीठा बोलती थी, लेकिन आंखों में तिरस्कार साफ झलकता था। पड़ोस की औरतों से वह अक्सर कहती, अब क्या करें, किस्मत में यही लिखा था, बहू तो आ गई, पर खाली हाथ। अनिता ये सब सुनती थी, लेकिन चुप रहती। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे तानों का सिलसिला शुरू हो गया। आजकल की लड़कियां पढ़ लिख तो जाती हैं, पर घर क्या संभालेंगी। हमारे जमाने में बहुएं मायके से पूरा सामान लाती थीं। देखो शर्मा जी की बहू कार लाई है। हर बात अनिता के दिल में चुभती, लेकिन वह जवाब नहीं देती। वो सुबह से रात तक घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, खाना, सास की सेवा, सब कुछ। फिर भी उसे नाकाबिल कहा जाता। रमेश शुरू में चुप रहा। वह ऑफिस की थकान का बहाना बनाकर घर की बातों से बचता, लेकिन माँ की बातों का असर उस पर भी होने लगा। एक दिन उसने अनिता से कहा, तुम्हारे पापा से कहो थोड़ा बहुत मदद कर दें, बाइक लेनी है। अनिता चौंक गई। रमेश, आपने तो कहा था दहेज नहीं चाहिए। रमेश झल्ला गया, अब हालात बदल गए हैं, सब लोग क्या कहेंगे। उस रात अनिता बहुत रोई। उसे अपने पिता का झुका हुआ चेहरा याद आ गया। वह उन्हें और दुख नहीं देना चाहती थी। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए। अगर ढंग का दहेज लाती तो आज हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा न होना पड़ता। एक दिन हद तब हो गई जब शारदा देवी ने गुस्से में कहा, ऐसी बहू से अच्छा तो बहू ही ना आती। यह सुनकर अनिता टूट गई। पहली बार उसने जवाब दिया, माँ जी, मैंने क्या गलती की है? मैं हर जिम्मेदारी निभा रही हूँ। शारदा देवी हंस पड़ी, गलती यही है कि तुम खाली हाथ आई हो। उस रात अनीता ने फैसला कर लिया, वह अब और अपमान सहन नहीं करेगी। अगले दिन उसने रमेश से साफ कहा, या तो आप मेरा साथ दीजिए या मैं अपने आत्मसम्मान के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। रमेश पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि अनिता सच कह रही है। वह याद करने लगा कि कैसे उसने शादी के वक्त दहेज का विरोध किया था। उसी शाम अनिता बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर आया। पता चला कि लगातार तनाव और कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर के शब्द शारदा देवी के दिल में उतर गए। अगर मानसिक तनाव कम नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। पहली बार सास का दिल पसीजा। रात भर वह सो नहीं पाई। उन्हें अपनी बहू की मेहनत याद आने लगी, उसका चुपचाप सब सहना, घर को अपना समझकर संभालना। सुबह उन्होंने अनिता को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी। बेटी, मुझसे गलती हो गई। अनिता की आंखों से आंसू बहने लगे। शारदा देवी बोली, मैं समाज के तानों में बह गई। भूल गई कि बहू दहेज से नहीं, संस्कार से पहचानी जाती है। रमेश भी वहां खड़ा था। उसने अनिता का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गया था। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। ताने बंद हो गए। अनिता को सम्मान मिलने लगा। कुछ महीनों बाद जब पड़ोस की औरतें फिर दहेज की बातें करने लगीं, तो शारदा देवी ने गर्व से कहा, मेरी बहू दहेज नहीं, समझदारी लाई है। उसी ने इस घर को संभाला है।
अनिता मुस्कुरा दी। उसके लिए यह मुस्कान किसी भी दहेज से बड़ी थी। कहानी यही सिखाती है कि दहेज से घर नहीं बसते, सम्मान और समझ से बसते हैं।